नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उन परेशान अभिभावकों की जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल में गए हैं और नियमों का उल्लंघन होने पर, नियमों का पालन ना करने पर वो परेशान हैं। और आखिरकार वो किस मुद्दे को लेकर परेशान है, ये आपको बताते हैं। फैजाबाद के प्राइवेट स्कूल हरियाणा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 134A के तहत होने वाले दाखिले को लेकर अभिभावक बच्चों को अपने साथ लेकर सरकारी कार्यालयों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी अधिकारी इनकी सुध ले रहे हैं और ना ही स्कूल प्रबंधक इनकी बात सुन रहे हैं। आखिरकार सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अभिभावक अपने बच्चों के साथ यहाँ क्यों पहुंचे, आपको बताते हैं। फैजाबाद के सेक्टर 16 जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक पहुंचे हैं और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल संचालक लगातार मनमानी कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के बाद भी धक्के खाने को इन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। फरीदाबाद में रहता हूँ और 134A के फॉर्म भरे थे मेरे बच्चों के मैंने, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। एक का सिलेक्शन हुआ है मॉडर्न स्कूल में, 3 मेरी बेटियां हैं जिनमें 2 का सिलेक्शन हुआ है, अभी एक तीसरी छोटी है। एक का मॉडर्न स्कूल में हुआ है, एक का MVN में हुआ है। 16 तारीख से रिजल्ट आया हुआ है। 17 को गए, 18 को गए, मंडे को आना, कल आना, 2 दिन बाद आना, यही कर रहे हैं। गेट से अंदर जाने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी वाले जवाब दे देते हैं। और आज तो इतना हो गया कि वाइस प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल ने ये बोल दिया कि हम नहीं कर रहे एडमिशन, जो करना है आप कर लीजिए। तो हम तो अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई सब खड़े हैं। मेरी अकेले की आवाज़ नहीं, सबकी आवाज़ है। बच्चों के लिए हर कोई करता है। जब बच्चे मेरे बच्चे 1 साल से सफ़र कर रहे हैं। मेरे बच्चे का 4th क्लास में एडमिशन होना है, लेकिन वहाँ पे DPS स्कूल वाले बोलते हैं DO ऑफिस में शिक्षा अधिकारी से बात कीजिए। यहाँ आते हैं तो यहाँ शिक्षा अधिकारी नहीं मिलती। पहले फॉर्म निकाल देते हैं, 134 का गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है। अगर बच्चा क्लियर करता है तो आप लोगों का ये अधिकार बनता है कि एडमिशन होए, बट एडमिशन नहीं होकर हम लोगों को इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। वहाँ वाले जाते हैं, DPS स्कूल वाले कहते हैं आप उधर जाइए, DO ऑफिस से पहले लिखवा के लाइए। क्या लिखवा के लाएं जब यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ वाले कहते हैं आप वहाँ जाइए, वहाँ से बात कीजिए। वो कहते हैं कि 24 तारीख के बाद बात करेंगे। जब 24 तारीख के बाद डेट खत्म हो जाएगी तो कोई बात करने वाली बात ही नहीं है उनके पास। हम क्या बात करें? बच्चे का अगर परसेंटेज आ रही है, एडमिशन नाम आ रहा है तो क्या पूरा मामला है? यहाँ आ जाए। ये सर जी DPS का जी 134A के फार्म भरवाए थे, उसमें टेस्ट लिया था सरकारी से 3 नंबर स्कूल में। वहाँ से टेस्ट पास कर लिया बच्चे ने। यहाँ नंबर आ गया दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक दिन कागज ले लिया है बच्चे का, वो दे जाओ अलॉटमेंट लेटर, वो दे दिया। शाम को फ़ोन आता है आपका अपने कागज ले जाओ, यहाँ कोई एडमिशन नहीं ले रहा, हम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है DO ऑफिस से। ये बोल दिया सर जी। अब 2-3 दिन से वहाँ जाते तो खड़ा भी नहीं होने देते। जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं DO ऑफिस में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सिविल अस्पताल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि किस तरीके से प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और साथ ही ऐसी जगहों को चुना जाता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हो और जागरूक करने वाले तरीकों पर ध्यान दे सके। यही एक तरीका अब अपनाया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए कुछ युवाओं ने नुक्कड़ नाटक किया और वो नुक्कड़ नाटक उन्होंने किसी गली या नुक्कड़ पर खड़े होकर नहीं, बल्कि फैजाबाद के जिला अस्पताल में किया है। आपको बता दें कि फैजाबाद के सिविल अस्पताल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि किस तरीके से प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अक्सर नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जाता है। फैजाबाद के सिविल अस्पताल में भी युवाओं ने नुक्कड़ नाटक का सहारा लेकर लोगों को स्वच्छता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि किस तरीके से प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम स्वच्छता को लेकर चलाई हुई है, उसको आगे बढ़ाते हुए वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सके।
दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है, जहां पर एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और प्रदूषण भी ना फैलने दें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर किसी बीमारी का साया ना मंडराए। आज जो नुक्कड़ नाटक हो रहा है उसके मुख्य दो नाटक हो रहे हैं। एक नाटक है जो स्वच्छता के ऊपर है, सो एक कदम स्वच्छता की ओर नाटक का जो है वो, और जो हमारे प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट है जो उन्होंने शुरू की है स्वच्छता की ओर, उसके ऊपर एक नाटक है, और दूसरा नाटक है देशभक्ति के ऊपर। अच्छा जी, ये जैसे कहाँ करवा रहे हैं आप ये नाटक? ये हम यूँ तो दिल्ली में काफ़ी जगह कर चुके हैं, गुड़गांव कर चुके हैं, अब फरीदाबाद कर रहे हैं। तो 2 दिन फरीदाबाद है, आज और कल 2 दिन। ठीक है। तो अच्छा, आज पहला जो है हम बीके लोगों को जागरूक कर रहे हो। जी, तो ये जागरूकता पे है। पति को था मानसिक तनाव, पीछे पीछे पत्नी भी गई, दोनों नहर में डूब गए और अब पीछे रह गई है 2 महीने की मासूम बच्ची। जी हाँ, पलवल के मिटकौला गांव में नहर में कूदने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर की रात को महेश पुत्र राजवीर मानसिक तनाव के चलते घर से आत्महत्या के इरादे से नहर के पास चला गया। पत्नी को पता चला तो वो भी पीछे पीछे उसके साथ चली और पत्नी ने देखा कि पति ने नहर में छलांग लगा दी है, जिसे बचाने के प्रयास में पत्नी भी नहर में कूद गई, जिससे दोनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। महेश का शव 17 दिसंबर की रात को बरामद कर लिया गया, जबकि महेश की पत्नी मोहिनी का शव 18 तारीख को मिला है। दोनों के शव का पलवल के जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया और बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पति पत्नी की मौत के बाद अब घर पर 2 महीने की बच्ची पीछे रह गई, जिसके लालन पालन, घर और प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की चिंता जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मिटकौला गांव महेश पुत्र राजवीर की करीब 2 साल पहले मध्य प्रदेश के निवासी मोहिनी नाम की एक लड़की से शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों की गृहस्थी ठीक से चल रही थी। दोनों अपने भाई और पिता आदि से अलग मकान में रह रहे थे। महेश को शराब आदि नशीली चीजों का आदी बताया गया। 16 दिसंबर की रात को महेश मानसिक तनाव के चलते घर से आत्महत्या के इरादे से घर से थोड़ी दूर बह रही आगरा कैनाल पर चला गया। पत्नी को जब मालूम हुआ तो वो भी उसके पीछे उसे बचाने के लिए गई। बताया गया है कि महेश पत्नी को देखकर नहर में कूद पड़ा, जिसे बचाने के प्रयास में मोहिनी भी नहर में कूद गई, लेकिन ना तो वो महेश को बचा पाई और ना ही वो खुद वहां से तैरकर बाहर निकल पाई। दोनों नहर के तेज बहाव में बह गए। मृतका मोहिनी के भाई जितेंद्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई कलह नहीं था, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने नहीं सुना, लेकिन अचानक जो हुआ उससे वो अचंभित है। पुलिस और प्रशासन पर मिटकौला गांव निवासी विधायक प्रवीण डागर का प्रभाव होने के चलते इस संदर्भ में शायद कोई कार्यवाही ना की जाए, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब गृहस्थी सब ठीक ठाक चल रहा था तो ऐसा महेश को क्या पड़ी कि उसने सुसाइड करने की सोची। एक हादसा हुआ है, क्या है मामला? ये उनकी मियाँ बीवी के आपस का कोई कलेश था और क्या कारण था, अभी कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। ये नहर में उसकी जो 110 के हेड पे थे तो वो तो बता रहे थे कि जनानी उसको पकड़ के खींच रही थी, वो लड़का उसको मरने के लिए जा रहा था नहर में आत्महत्या के लिए, लेकिन वो जनानी ने खूब मारपीट जैसे हो रहा है आपस में, वो छीना झपटी हुई है इनकी आपस में, लेकिन उसको जनानी हल्की वजह से ना, वो भारी शरीर था उसका लड़के का, तो वो ज़बरदस्ती लेकर उसको नहर में डाल गया। तो वहाँ पर 110 के हेड पे थे, उन लोगों ने बताया, फिर 112 पर कॉल किया। महिला ने उसको बचाने का प्रयास किया था? महिला ने बचाने का प्रयास किया। तो किस दिन निकले थे ये 16 तारीख की रात का टाइम है, करीब 10 बजे के करीब। तो महेश की डेड बॉडी कब, तो अब क्या हुआ है इनके साथ में? इनके साथ में मतलब ये 2 साल में इनकी कोई भी मतलब ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई कभी भी। पता नहीं आपस में दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और मानसिक तौर पे बीमार थे, क्या थे जो भी है, तो मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और दोनों चले गए नहर के पास में, तो उसमें कूद के मतलब अपनी मतलब किसी ने बताया कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा की बताइए। हाँ, बता तो रहे हैं कि दोनों के बीच में ही झगड़ा हुआ। तो फिर दोनों क्यों जाते फिर, या फिर
ये उनके पति जा रहे थे तो पीछे पीछे ये भी चले गए साथ में बचाने के लिए। तो भाई वो पहले कूद गए, फिर बाद में ये भी कूद गए साथ में। ये 16, 12, 21 को समय करीब 10 बजे ना दोनों मियाँ बीवी घर से बगैर बताए चले गए थे, जो मानसिक रूप से परेशान थे। आगरा कैनाल जो नहर है वहाँ चले गए थे, जो उसमें कूद गए हैं, जो कल मैं करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दिन पर दिन तेजी से ठंड बढ़ती जा रही है। सोमवार यानी कि 20 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, राजस्थान के अलावा कई शहरों में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। इस दौरान शीतलहर चलती रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक हिमालय की ओर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 21 दिसंबर को शीतलहर रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब क्षेत्रों की वजह से निकोबार आइलैंड इलाके में बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन तक कपकपाने वाली ठंड से उत्तर भारत में राहत के कोई आसार नहीं है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हवाओं की रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि हवाएं 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की वजह से दिन में धूप का असर भी बेअसर साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की थी, जिसका वीडियो सामने आया है और सियासत गर्मा गई है। कई नेताओं ने जहां इस मामले पर जवाब दिया, तो वहीं बीजेपी सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू जी ने शुरू किया था, इसलिए सब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। अगर सामान्य लोग ऐसा बोले तो समझ आता है, लेकिन अगर संसद के सदस्य ऐसा बोले तो ये ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने वीडियो में कहा है, जो 30 साल से विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए और सड़कों को देखना चाहिए। अगर वे हेमा मालिनी के घालों जैसी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस क्षेत्र से पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने वर्षों तक विधायक रहे और वहीं इस मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इस तरह की तुलना पहले भी हो चुकी है, ये हेमा मालिनी के लिए सम्मान की बात है। अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख को राज्य का दर्जा एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को चारागाह भूमि तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा कराने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा महासचिव के दिए नोटिस में कांग्रेस नेता ने आग्रह किया है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के चारागाह के अधिकार के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जहां तक पारंपरिक रूप से लोग चारे के लिए जाते हैं, वहां तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं कि डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित करने के लिए कानून पारित करने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है। इस बीच अमेरिकी विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन भी इसी रास्ते में है। ये वेरिएंट भी कई बड़े देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार अन्य वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है।
यही एकमात्र कारण है जो इसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। ओमिक्रॉन से लड़ने की बूस्टर शॉट्स की वकालत करते हुए एक कार्डियोलॉजिस्ट और स्क्रिप्ट रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर एरिक ने बताया है कि अमेरिकन नागरिक अभी भी पुराने हालात से संभल नहीं पाए हैं और अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा तो तबाही मचा सकता है। कई लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।